तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे हमारे मोदी जी के दोस्त के देश अमेरिका के बारे में। पिछले कुछ सालों से अमेरिकी सरकार के खर्च यानी कि स्पेंडिंग में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है और ये सिर्फ अमेरिकी सरकार तक ही सीमित नहीं है, जबकि दुनिया भर की सरकारें अपनी आय से ज़्यादा खर्च करती हैं और फिर उस खर्च को पूरा करने के लिए बिल्कुल हमारी तरह बोरोइंग करती है। तो मतलब इन लोगों के पास भी बजाज फाइनेंस वालों का फ़ोन पहुंचता होगा और अमेरिकी सरकार का लोन 2009 के मुकाबले 3 गुना हो गया है। पर सोचिए, अगर ऐसा हो कि बोरोइंग लेने में कोई बंधन ही ना हो तो सरकारें अपने मन के मुताबिक बोरिंग्स करेंगी और ऐसी योजनाओं में पैसा लगाएंगी जो कुछ ही लोगों को फायदा दे। तो और अगर ज़्यादा ऐसा किया जाए तो इकोनॉमिक फ्रीडम पे खतरा हो सकता है, जैसा कि अफ्रीकन कंट्रीज के साथ हुआ है, चाइना ने किया भी है। और जिनसे आपने बोरोइंग करी है वो घबराने लगेंगे कि उनका पैसा कहीं डूब ना जाए। तो सरकारें भी हमारी तरह करती हैं, अपनी इनकम और बहुत सारे ऐसे जरूरी खर्चे हैं जो सरकार को करने ही होते हैं, तो उसके गैप को भरने के लिए वो बोरोइंग्स करती हैं, यानी पैसा उधार ले लेती हैं। चैनल के लिए नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, क्योंकि घंटी बजे जिंगल 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 जिंगल। इसीलिए हर देश ने बोरोइंग की लिमिट तय की है, चाहे सीधे सीधे चाहे घुमा के। यूएस में सरकार कितनी बोरोइंग कर सकती है इसके लिए डेट सीलिंग बनाई गई है और इसी साल जनवरी में यूएस ने अपनी इस डेट सीलिंग को छू लिया है और उसके बाद चांसेस ऐसे होते हैं कि सरकार हो सकता है डिफॉल्ट कर दे, हालांकि उसने आज तक किया नहीं है। अभी तक ट्रेजरी टेम्परेरी मेजर्स का इस्तेमाल कर रही थी, पर अब और ज़्यादा उसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो अगर इस सीलिंग को ना बढ़ाया गया तो सरकार को अपने इंटरेस्ट देने के लिए या तो एक्सपेंडिचर कम करने पड़ेंगे या टैक्स को बढ़ाना पड़ेगा। साथ में सोशल मीडिया पर इसे मास्टर स्ट्रोक बताने के लिए सुबह से मीडिया आईटी सेल को लगा दिया जाए। क्या लिख दिया जाए? एडवाइस किया जा सकता है, फ्रेंड है उनके। और साथ ही सोशल मीडिया पे सुबह से ही मीडिया और आईटी सेल को लगा दिया जाए, जिससे कि वो इसको मास्टर स्ट्रोक बना सके। पर इससे अमेरिकन इकोनॉमी को काफी नुकसान होगा और दुनिया भर के बाजारों में इसका असर भी देखा जा सकेगा। यहाँ पे जानने वाली बात यह है कि अमेरिका ने कभी भी अपनी डेट को डिफॉल्ट नहीं किया है, पर ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है। 1960 से 78 बार ऐसा हो चुका है कि डेट सीलिंग को बढ़ाया गया है और इस क्राइसिस को रिजॉल्व किया गया है। पैसे उठाने के चूचले और सरकार किसी न किसी तरह हर बार अमेरिकी संसद में इसको पास कराने में सफल हो जाती है। अभी लेटेस्ट 2021 में इस सीलिंग को $28.4 ट्रिलियन से बढ़ाकर $31.4 ट्रिलियन किया गया है। पर ऐसा कराना आसान तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सरकार को अमेरिकी कांग्रेस के दोनों सदनों में इसको पास कराना पड़ता है और ये बोरोइंग्स रोजमर्रा के कामों के लिए और लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स के लिए भी हो सकती है। अगर अमेरिकी कांग्रेस की बात करें तो वहां पे भी हमारे यहाँ की तरह 2 हाउस हैं। लोअर हाउस, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं और इसके मेंबर 2 साल के लिए चुने जाते हैं। अपर हाउस को सीनेट बोलते हैं और वहां पे मेंबर 6 साल के लिए चुने जाते हैं। इसी कारण से जरूरी नहीं कि सरकार की मेजोरिटी हर समय हो ही। इस समय यूएस में प्रेसिडेंट बाइडेन डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं, जबकि हाउस में रिपब्लिकन मेंबर्स की मेजोरिटी है। और अब आज के समय में डेट सीलिंग को बढ़वाने का इस्तेमाल अपनी मांगे मनवाने के लिए होने लगा है। डील के लिए प्रेसिडेंट बाइडेन और स्पीकर केविन मैकार्टी को अपने मेंबर्स को मनाना भी पड़ा है। बहुत मुश्किलों के बाद ये 324 के मुकाबले 117 से पास हुआ है और अब इसे सीनेट के पास भेज दिया गया है। पैसा होगा। इस बार $1.5 ट्रिलियन से इस सीलिंग को बढ़ाया गया है। साथ ही सरकार $1.47 ट्रिलियन के खर्चे कम भी करेगी। ऐसी एक्सपेक्टेशन है कि अगले 10 सालों में यूएस गवर्नमेंट की स्पेंडिंग $4.8 ट्रिलियन से कम भी होगी। इस बार की डील में जो सीलिंग की लिमिट है उसको 2025 तक सस्पेंड किया जा रहा है। साथ ही नॉन डिफेंस डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग को भी 2023 के लेवल पर फ्रीज किया जाएगा, यानी उतना ही खर्च करना पड़ेगा जितना 2023 में खर्च किया है और उसके बाद अगले साल 1% से बढ़ाया जाएगा। नॉन डिफेंस डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग ये वो सारे प्रोग्राम हैं जिसमें नेशनल डिफेंस के अलावा सब कुछ शामिल है। ये राष्ट्रीय भी हो सकते हैं और अंतर्राष्ट्रीय भी हो सकते हैं। अमेरिकी कांग्रेस के सदस्यों के पास अधिकार है कि वो अपने डिस्क्रिशन से डिसाइड कर सकते हैं कि किसको कितना फंड देना है। पर अब की बार की डील कुछ शर्तों के साथ भी है, जिसमें कि स्नैप प्रोग्राम, जिसमें 50 साल के ऊपर के ऐसे लोगों को जिनका कोई डिपेंडेंट नहीं है 3 महीने तक फूड स्टैम्प मिलती है, जब वो किसी भी 36 महीने यानी कि 3 साल में कोई भी नौकरी या 20 घंटे का ट्रेनिंग प्रोग्राम ना कर रहे हो। अब इस प्रोग्राम की उम्र बढ़ा के 54 साल कर दी है। आपदा को अवसर में बदल। होमलेस और वेटरन को इससे बाहर रखा गया है, यानी कि उनके ऊपर ये नियम लागू नहीं होगा। सोशल सिक्योरिटी, मेडिकेयर और अमेरिकी गवर्नमेंट का स्टूडेंट डेट वेवर प्रोग्राम इस स्पेंडिंग से एग्जेम्प्टेड है। हालांकि रिपब्लिकन मेंबर ये चाहते हैं कि अमेरिकी सरकार का $20,000 का स्टूडेंट डेट रिलीफ प्रोग्राम को सस्पेंड किया जाए। ये प्रोग्राम अभी कोर्ट में होने की वजह से रुका हुआ है। कांग्रेशनल बजट ऑफिस यानी कि सीबीओ का ऐसा मानना है कि इससे स्पेंडिंग $2.1 बिलियन से बढ़ जाएगी। इसके अलावा कोविड रिलीफ प्रोग्राम में जो भी बचा हुआ है वो वापस लिया जाएगा। साथ ही डिफेंस, सोशल सर्विस और एजुकेशन के बजट में भी कमी आएगी और बहुत सारे इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट इन्वेस्टमेंट को वापस लिया जाना शामिल है, जिसमें क्लीन एनर्जी टैक्स क्रेडिट भी शामिल है। और पर बड़ी खेद की बात है कि इसमें कोई भी ग्रांड चर्च और कोई भी बड़ी मूर्ति बनाने का कोई भी प्रस्ताव नहीं।
ये अर्थव्यवस्था में बाहर आ सके। और साथ में थैंक यू कैंपेन भी होना चाहिए। 1917 में डेट सीलिंग को बनाने का मकसद क्या था? पहले अमेरिकन ट्रेजरी को हर बार अमेरिकी कांग्रेस से ऑथराइजेशन लेना पड़ता था। हमारे यहाँ तो सिर्फ प्रचार मंत्री हमारे यहाँ तो सिर्फ प्रधानमंत्री होते जो सारे काम करते हैं, तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। अब ट्रेजरी को एक फ्रीडम मिले एक लिमिट तक डेट को इशू करने के लिए, इसलिए ये सीलिंग बनाई गई। अमेरिकन कांग्रेस इस डेट सीलिंग को सस्पेंड भी कर सकती है या यूएस ट्रेजरी को टेम्पररी परमिशन भी दे सकती है बजाय सीलिंग बढ़ाने के। पर ऐसा कम होता है। क्या $1 ट्रिलियन का प्लेटिनम का सिक्का बना के इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है? जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। $1 ट्रिलियन का प्लेटिनम सिक्का। इस आइडिया को सपोर्ट करने वाले लोगों का मानना है कि सेक्रेटरी मिस्टर येलेन को यूएस मिंट को $1 ट्रिलियन या उससे ज्यादा का प्लेटिनम कॉइन मिंट करने के लिए बोलना चाहिए और फिर उसे फेडरल रिजर्व में जमा कर देना चाहिए। इससे सरकार को पैसा मिल जाएगा और वो काम कर सकती है जब तक ये डील हो ना जाए। अमेरिका में उस डेट को जिस दिन सरकार के पास पैसा ना हो अपनी देनदारियां देने को, उसको एक्स डेट बोलते हैं। 2011 में राष्ट्रपति ओबामा के समय सिर्फ 2 दिन पहले डील हो पाई थी, तब रिपब्लिकन्स की मेजॉरिटी थी। उस समय स्टैंडर्ड एंड पुअर ने सबसे पहली बार अमेरिका की रेटिंग को डाउनग्रेड किया था और ये झटका इतना जोरदार था कि इसके बाद 2 महीने लग गए स्टॉक्स को रिकवर करने में। अगर डिफॉल्ट हो जाएगा तो उस केस में फेडरल प्रोग्राम के बेनिफिशियरीज को ये लाभ नहीं मिल पाएगा और अमेरिकन इकोनॉमी पे बहुत लंबे समय तक बुरा असर पड़ेगा। पर ऐसा ही नहीं कि इसका असर सिर्फ यूएस में ही होगा, इसका असर सारे वर्ल्ड में देखा जा सकता है और पूरे वर्ल्ड में मंदी आने यानी कि रिसेशन आने का खतरा हो जाएगा। मार्केट में इंस्टेबिलिटी आ जाएगी और सरकारी कामकाज प्रभावित होने। मुझे नहीं लगता मैं इसमें आपकी हेल्प भी कर पाऊंगा, इसलिए 2011 से एक बात तो साफ हो गई कि सिर्फ डिफॉल्ट से ही ऐसा नहीं होगा, बल्कि डिफॉल्ट डेट के जितने करीब हम जाएंगे उतना ही नुकसान बढ़ता चला जाएगा। 2011 की डेट सीलिंग क्राइसिस के बाद यूएस की बोरोइंग कॉस्ट $1.3 बिलियन से बढ़ गई थी और उसके बाद कई साल तक अमेरिका के लिए पैसा लेना महंगा पड़ा था। अमेरिकन फाइनेंशियल सिस्टम का वर्ल्ड भर में प्रभाव पड़ता है। डिफॉल्ट की बात तो भूल ही जाए, जितना हम एक्सटेट के करीब जाते जाएंगे उतना ही इसका प्रभाव हर जगह दिखने लगेगा। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज अमेरिका की रेटिंग्स को डाउन कर देगी, जिससे बोरोइंग कॉस्ट बढ़ जाएगी और इंडिविजुअल्स और बिजनेसमैन के लिए लोन लेना काफी महंगा होगा और फिर कंज्यूमर कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा, जिसका असर मार्केट्स पे देखा जा सकेगा और इन सब का इकोनॉमी पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। और इससे सिर्फ यूएस ही नहीं, मेजर इकोनॉमीज का रिसेशन में जाना संभव है। क्या कोई राष्ट्रभक्त इतना भी नहीं कर सकता? इन्वेस्टमेंट बैंक गोल्डमैन सैक्स के हिसाब से 1/10 ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी रुक जाएगी और 3 मिलियन जॉब्स का नुकसान भी होगा और 30 ईयर मॉर्गेज पर $1,30,000 ऐड हो जाएंगे और इंटरेस्ट इतना ज्यादा हो जाएगा कि अमेरिकी डेट $850 बिलियन से बढ़ जाएगी। अमेरिकन ट्रेजरी सिक्योरिटीज क्रेडिट वर्दी हैं, यानी कि उनकी साख काफी मजबूत है और अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड को अल्ट्रा सेफ माना जाता है और अमेरिकी डॉलर की अमेरिका से बाहर भी काफी डिमांड है। इसीलिए अमेरिकी डॉलर को रिजर्व कंट्री करेंसी भी कहा जाता है, क्योंकि 60% यूएस डॉलर आज भी बाहर स्टोर है। अगर डिफॉल्ट होता है या एक्सटेट के पास जाते हैं तो इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस कम होगा। इसकी वजह से लोग यूएस गवर्नमेंट ट्रेजरी बॉन्ड्स को बेचने लगेंगे, जिससे कि अमेरिकन डॉलर की वैल्यू कम हो जाएगी और अमेरिकन डॉलर की वैल्यू कम होने से ट्रेजरी की वैल्यू भी कम हो जाएगी। इसका सीधा असर होगा विदेशी मुद्रा भंडार पर, जहां पे डॉलर एक प्रोमिनेंट करेंसी है, क्योंकि डॉलर की वैल्यू कम हो गई है तो उसकी वैल्यू भी कम हो जाएगी। और ऐसे गरीब देश जिन्होंने ज्यादा लोन ले रखा है उनको ब्याज देना भी मुश्किल होगा। कमजोर डॉलर का मतलब ये भी है कि किसी और करेंसी में लोन लेना महंगा हो जाएगा और बहुत सारे डेवलपिंग नेशंस में या तो डेट या पॉलिटिकल क्राइसिस हो जाएगी। अमेरिकन डिफॉल्ट से ट्रेजरी बॉन्ड्स का 24 ट्रिलियन का मार्केट भी टूट जाएगा। हालांकि अमेरिकी सामान इन सबसे सस्ता हो जाएगा और उसकी डिमांड भी बढ़ेगी, पर लोन लेना महंगा हो जाएगा। 2020 में अमेरिका का शेयर वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटपुट में 24% और 1999 और 2019 के बीच में अमेरिका यानी कि नॉर्थ और साउथ अमेरिका में जो ट्रेड हुआ यानी कि जो व्यापार हुआ था उसमें डॉलर की हिस्सेदारी 96% थी। एशिया पैसिफिक रीजन में 74% और पूरे वर्ल्ड में 79% थी। बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट के अनुसार अप्रैल 22 में 88% केसेस में फॉरेन एक्सचेंज ट्रेड में डॉलर शामिल था। बैंकों का 60% इंटरनेशनल डिपॉजिट और लोन डॉलर में ही था। इंटरनेशनल बैंक रेगुलेशन के हिसाब से अमेरिकी गवर्नमेंट के ट्रेजरी बॉन्ड्स, बिल्स और नोट्स पर ना के बराबर रिस्क है, यानी कि पैसा उसमें डूबेगा नहीं। और अमेरिकी डेट में विदेशी सरकारों और प्राइवेट इन्वेस्टर्स का हिस्सा $7.6 ट्रिलियन के बराबर है, जो फाइनेंशियल मार्केट में लगभग 31% है ट्रेजरीज का। इसीलिए अमेरिका के लिए डेट लेना काफी आसान है और जब डॉलर मजबूत हो जाता है तो अमेरिकी सामान महंगा हो जाता है और इसी की वजह से यूएस ट्रेड डेफिसिट में है 1975 से। ऐसे देश जहां पे आर्थिक हालात ठीक नहीं है वहां पे लोग अमेरिकी डॉलर लेना ज्यादा प्रेफर करते हैं बजाय अपने ही देश की मुद्रा के।
इस साल की शुरुआत में श्रीलंका में शिपर्स ने 1000 कंटेनर देने से मना कर दिया था क्योंकि उनको पेमेंट डॉलर्स में ही चाहिए था, क्योंकि उस समय श्रीलंका बहुत बड़े आर्थिक संकट से जूझ रहा था। इसी तरीके से हाई इन्फ्लेशन और खराब आर्थिक कंडीशन की वजह से कई देशों ने यूएस डॉलर को अपनी आधिकारिक करेंसी बना लिया है। भारत में फिस्कल डेफिसिट होता है जो जीडीपी के परसेंटेज के रूप में नापा जाता है। हमारे यहाँ फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी और बजट मैनेजमेंट एक्ट है, यानी कि FRBM एक्ट है, जो फिस्कल डिसिप्लिन और डेट मैनेजमेंट के लिए एक फ्रेमवर्क उपलब्ध कराता है। और FRBM एक्ट के अनुसार फिस्कल डेफिसिट जीडीपी का 3% तक हो सकता है। साथ ही सेंट्रल गवर्नमेंट की डेट 40% होनी चाहिए जीडीपी की। पर भारत में क्या हम इसको मेंटेन कर पा रहे हैं, ये यहाँ पे बताने की जरूरत है ही नहीं। अंत में हम फिर वही करेंगे जो हर बार करते हैं, अपनी मार्केटिंग करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया, टाइम बर्बाद किया आपने, अपना भी हमारा भी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए जिससे आपके पास सारे नोटिफिकेशन भी आए। कमेंट करके हमको ये भी बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अब हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।